बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पॉलिसीज टुवर्ड मुस्लिम्स, यानी कि कांग्रेस का कुछ चेहरा तो पीछे हमने देखा तहरीक खिलाफत में, तहरीक जो थी माइग्रेशन की तहरीक जो थी, क्या उसे कहते हैं उर्दू में, तहरीक हिजरत सी, हाँ, हिजरत की तहरीक थी। जब मुसलमान अफ़गानिस्तान जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मुसलमान जहाँ से जाएँ और जो उनका मुसलमानों के साथ सलूक था सारा। अब कुछ कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज जो थी, पॉलिसीज़ थी कांग्रेस की। कांग्रेस आपको पता है एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो ये क्लेम करती थी कि वो पूरे बड़े सगीर के लोगों की नुमाइंदा जमात है, लेकिन असल में वो हिंदुओं की सपोर्टर्स थी, सपोर्ट करती थी, हिंदुओं की सपोर्टर थी। तो उसकी जो मिनिस्ट्रीज थी, मुसलमानों के लिए कुछ पॉलिसीज़ थी, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इलेक्शंस की पॉलिसीज़ पहले पढ़ेंगे, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग उसकी पॉलिसीज़ पढ़ेंगे, जो पॉलिसीज़ मुस्लिम रिस्पांस और उनकी जनरल पॉलिसीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद मुसलमानों का रिस्पांस क्या था उनकी पॉलिसीज़ की तरफ, उनकी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज नॉट फुली promulgated बट द ओनली प्रोविंशियल पार्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन था एक सब कॉन्टिनेंट का, तो वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा प्रमलगेट नहीं हुआ, पूरा का पूरा वो लागू नहीं हुआ, प्रोविंसेस में सिर्फ उसका एक पार्ट, सिर्फ एक हिस्सा, ओनली प्रोविंशियल पार्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री। सिर्फ उसका जो प्रोविंशियल पार्ट था वो सिर्फ कंट्री में इंट्रोड्यूस करवाया गया, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रमलगेट नहीं किया गया, ओनली पार्ट इंट्रोड्यूस इन द कंट्री। मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस क्रिटिसाइज इट बट एग्रीड टू कॉन्टेस्ट प्रोविंशियल इलेक्शन। मुस्लिम लीग और कांग्रेस, आपको पता है मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की जमात थी 1906 में जो बनी, और कांग्रेस जो दूसरी जमात थी, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज थी, दोनों ने इसको क्रिटिसाइज तो किया इसको कि प्रोविंशियल पार्ट क्यों इंट्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ पूरा का पूरा एक्ट जो है वो प्रमलगेट क्यों नहीं हो रहा, फुली प्रमलगेशन क्यों नहीं हो रही। उन्होंने इसको क्रिटिसाइज तो किया, लेकिन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने फिर भी कॉन्टेस्ट जो प्रोविंशियल लेवल पे इलेक्शन होने थे वो लड़ने का उन्होंने मुतफिक हो गए, उससे कॉन्टेस्ट करने का फैसला किया इलेक्शंस। द 1937 इलेक्शंस, तो अब 35 के बाद 37 में जो इलेक्शन हुए, 35 में आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, वो हमने पढ़ लिया। अब 37 की जो इलेक्शंस है वो डिस्कस करते हैं। द इलेक्शंस ऑफ 1937 वर हेल्ड विद द रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज एंड सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का आपको पता है, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम पर बेस करते थे, तो 1937 के इलेक्शंस थे, और रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज, इसका मतलब है लिमिटेड उनके पास अपॉर्चुनिटी थी। सेपरेट इलेक्टोरेट का आपको पता है कि अलग-अलग जो इलेक्शन है, जो मुसलमान है उनका नुमाइंदा खड़ा होगा, उसको वोट करेंगे, तो उनका जो सिख है उनका भी नुमाइंदा होगा, अपना सारी की सारी जो माइनॉरिटीज़ उन सब के अपने अपने नुमाइंदे खड़े होंगे उनके रिलीजन से, जो उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, इमोशनली, फाइनेंशियली, इमोशनली भी और पॉलिटिकली भी। तो रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज का मतलब है कि उनको लिमिटेड था, उनको यानी कि मुसलमानों की ये लिमिट थी कि वो मुसलमान को ही वोट दे, यानी कि उनको लिमिटेड कर दिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि वो इस तक महदूद रहेंगे। अच्छा, इन दोनों प्रिंसिपल पे बेस्ड 1937 के इलेक्शन हुए। ये रिस्ट्रिक्टिव फ्रेंचाइज ना मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आई थिंक यही होता है। लेकिन अगर आपको कुछ, आप में से कोई श्योर है इससे या इसके अपोजिट इसका कॉन्सेप्ट है, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। The Congress projected itself as an all-India force representing all religious and factions of the society। आगे भी बताया कि कांग्रेस खुद को प्रोजेक्ट ऐसे करती थी, खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करती थी कि वो ऑल इंडिया फोर्सेस की, ऑल इंडिया पार्टीज़ की जो पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है, उसने उसको इन इलेक्शंस में भी 1937 के इलेक्शन में भी खुद को ऐसे रिप्रेजेंट किया कि वो सारे रिलीजियस को, सारे फ्रैक्शंस को, जो सोसाइटी के सारी माइनॉरिटीज़ को, सारे कल्चर्स को वो रिप्रेजेंट करती है। द मुस्लिम लीग कंटेस्टेड फॉर द मुस्लिम सीट। मुस्लिम लीग ने सिर्फ मुसलमानों के लिए जो मुस्लिम सीट रिजर्व थी, हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा कि 1/3 लेजिस्लेचर में उन्हें मिली, और सूबाई लेवल पे, वफाकी लेवल पे जितनी उनको सीट्स मिली, जिनकी उनके लिए रिजर्व थी, उन सीट्स पे मुस्लिम लीग ने कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन। देयर वाज अ टफ कंपटीशन फ्राम द अदर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। मुस्लिम लीग के अलावा और भी ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो ये क्लेम करती थी कि हम मुसलमानों के लिए कॉन्टेस्ट करते हैं, वो कहते थे कि हम मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी हैं। तो अब मुस्लिम लीग का और बाकी सारी पार्टीज़ का उनको इधर डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन ढेर सारी पार्टी थी उस वक्त ना सब कॉन्टिनेंट में। तो अब उनका और मुस्लिम लीग के साथ एक टफ कंपटीशन था। एक तो ये जो है कांग्रेस, ये भी मुसलमानों की बनती फिरती थी, यानी कि मुसलमानों की वो कहती थी कि मैं भी नुमाइंदा जमात हूँ, उसको भी मुसलमान वोट दे पाते थे। और मुस्लिम लीग तो थी मुसलमानों की, और भी बहुत सी पार्टीज थी जो यही सिर्फ क्लेम करती थी कि हम भी सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, हम भी सिर्फ मुसलमानों के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। इसलिए कहा गया कि बहुत टफ कंपटीशन था। The elections were completed in February 1937. The Congress got majorities in 5 provinces: मदारस, यूपी, सीपी, बिहार एंड उड़ीसा।
ये 5 सूबे हैं जिसमें कांग्रेस ने मेजोरिटी विन की, कांग्रेस जीत गई इनमें से। इट एमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी इन बॉम्बे एट वन 704 आउट ऑफ 1585 जनरल सीट्स। 1585 जो जनरल सीट्स थी पूरे के पूरे, आई थिंक उसमें सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि पूरी जो असम्बली थी ना वफाक, उसमें 1585 जनरल सीट्स थी, उसमें से 704 सीटें कांग्रेस ने जीती मेजोरिटी के साथ। 5 सूबों में उसकी मेजोरिटी थी, ये जो ऊपर बताए हैं, और ओवरऑल जो उसने सीट्स विन की वो 704 थी। तो मुस्लिम लीग के साथ क्या हुआ? द मुस्लिम लीग परफॉर्म्ड पुअरली इन द इलेक्शंस एंड गॉट ओनली अबाउट 21% ऑफ द मुस्लिम सीट्स। ये तो बहुत बुरा हुआ मुस्लिम लीग के साथ। पुअरली वो बुरी तरह से हार गई इलेक्शंस में, और सिर्फ 21% जो मुसलमानों के लिए सीट्स रिजर्व थी ना, मुस्लिम सीट्स, उसमें सिर्फ 21%, 21% जो है वो मुस्लिम लीग ने विन की, विदाउट विनिंग मेजोरिटी एनीवेयर। और मेजोरिटी कहीं भी नहीं विन की, सिर्फ 21% सीटें विन की, मेजोरिटी कहीं भी नहीं हासिल हुई। बंगाल, पंजाब, NWFP एंड सिंध, मतलब ये मुसलमान अक्सरियती इलाके थे ना, इधर कोई नहीं मेजोरिटी विन की, विदाउट विनिंग मेजोरिटी एनीवेयर। इट वॉज मोस्टली ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स एंड अपोजिशन बाय लोकल मुस्लिम ग्रुप। ये किस वजह से था? तंजीमी मसाइल थे, और जो लोकल मुसलमानों के ग्रुप थे ना, लोकल लेवल पे जो मुस्लिम ग्रुप छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी, वो अपोजिट थी कांग्रेस के, सॉरी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। क्योंकि बहुत से लोग कायदे आज़म पर उस वक्त फतवे लगाते थे, कायदे आज़म के खिलाफ थे कि ये ऐसे हैं भाई से पढ़ के आए हैं, तो ये मुसलमानों के कैसे नुमाइंदे हो सकते हैं, और इस तरह के ऐसे लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स चल रही थी। इसलिए इस मुस्लिम लीग का इसमें ये नतीजा था 37 के इलेक्शंस में। वेल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट बननी, जब इलेक्शंस हो गए और जिन जिन ने विन किया, अब उन पे बेस करके उनको नुमाइंदे बना के प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट फॉर्म होनी थी, गवर्नमेंट बननी थी। इन जुलाई 1937 कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट इन 6 प्रोविंसेस। 6 सूबों में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई ना जुलाई में। इन NWFP, खुदाई, खिदमतगार एंड कांग्रेस फॉर्म कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट का जो ये मतलब है कि वो गवर्नमेंट जो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज मिलकर बनाती हैं। एक तो हमने कहा कांग्रेस गवर्नमेंट का आपको पता चल रहा है कि इसमें कांग्रेस की पार्टी की गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस की पार्टी जो जीत गई ना, और उसी की गवर्नमेंट सुबह में कायम होगी। कोलिशन गवर्नमेंट उसको कहते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज पर मुश्तमिल होती है। अच्छा, इन सूबों में कांग्रेस ने जो कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, यानी कि कांग्रेस थी और साथ मुस्लिम लीग थी, या कोई 1-2 और पार्टीज होंगी, या मुस्लिम लीग के अलावा कोई पार्टीज होंगी, उन्होंने मिलकर गवर्नमेंट बनाई। इन द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस द मुस्लिम लीग कुड नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट्स। तो मुस्लिम लीग इवन अपने जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस थे उसमें भी उसकी गवर्नमेंट फॉर्म ना हो सकी। द मुस्लिम लीग डिजायर टू बी इन गवर्नमेंट इन द यूपी बट द कांग्रेस कंसेंटेड टू अ कंडीशन सपोर्ट। मुस्लिम लीग ने चाहा कि वो यूपी में जो उनका मेजोरिटी का प्रोविंस था उधर अपनी गवर्नमेंट बनाए, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कंसेंटेड टू कंडीशनल सपोर्ट। कांग्रेस ने इसकी कॉन्सेंट दी, इसकी विल शो की, कॉन्सेंट कहते हैं रजामंदी को। तो कांग्रेस ने रजामंदी सपोर्ट की, लेकिन कुछ कंडीशन लगाकर। कंडीशन वो कौन सी थी? डिसॉल्व AIML पार्लियामेंट्री बोर्ड। AIML इज हियर मीन्स ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो कि कांग्रेस ने ये कंडीशन लगाई कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो पार्टी है ये पहले अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसॉल्व करे, उसको ख़त्म करें। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मेंबर्स नॉट टू फंक्शन एज अ सेपरेट ग्रुप। उसको एक अलहदा ग्रुप की हैसियत थी, उसके मेंबर को काम करने की इजाज़त नहीं है। AIML मेंबर्स टू एक्सप्रेस एलिजियंस इन द कांग्रेस। इट मीन्स ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो मेंबर हैं उसको कांग्रेस के सामने एलिजियंस शो करनी है, फर्माबरदारी, ताबेदारी शो करनी है उसकी। जैसे बैत करने का कॉन्सेप्ट नहीं होता वैसे करनी है कांग्रेस को। इतनी सख्त कंडीशन उसने उन पे सपोर्ट की मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने। अच्छा, फिर क्या हुआ? डेफिनेटली द अबव मेंशन टर्म्स वर अ डिवाइस टू सबवर्ट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द मुस्लिम लीग। जाहिर है ये मुस्लिम लीग को झुकाने के लिए, मुस्लिम लीग को सरेंडर करने के लिए अपने सामने ये सारी की सारी एक डिवाइस थी, ये कंडीशंस। देयरफॉर नो एग्रीमेंट वाज पॉसिबल ऑन द इशू। तो जाहिर है इस मिसाइल पर तो फिर कोई एग्रीमेंट, कोई किसी सिचुएशन ही नहीं बचती थी। कायदे आज़म कैसे कंप्रोमाइज़ कर सकते थे इतनी सख्त कंडीशंस पर, मुसलमानों की लाइफ का, उनके फ्यूचर का। तो इसलिए कोई भी मुसलमानों का एग्रीमेंट हुआ ना, उनकी किसी भी प्रोविंस में किसी भी जगह पर गवर्नमेंट बनी 37 के इलेक्शन में। अच्छा, फिर अब पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट। अब कांग्रेस की गवर्नमेंट जहाँ जहाँ आपने पढ़ा कि कुछ प्रोविंसेस में, 6 प्रोविंसेस में तो कांग्रेस की अपनी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, और कुछ प्रोविंसेस में कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई। अब उन जगहों पे जहाँ इसकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, इसने मुसलमानों के लिए क्या पॉलिसीज, क्या सेटअप बनाया, वो हम देखते हैं।
First, all Congress governments in the provinces launched anti-Muslim drive, basically to exclude the Muslim League and other Muslim organizations from the government making process. पहले ऑल कांग्रेस गवर्नमेंट्स में, जहाँ की सारी कांग्रेस की गवर्नमेंट में थी ना, 6 प्रोविंसेस में सोनली कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जहाँ उन प्रोविंसेस में इसने एंटी मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी मुस्लिम जो मूवमेंट्स हैं वो लॉन्च कर दी। उसका क्या बेसिकली पर्पस था कि मुस्लिम लीग को और दूसरी जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस से दूर रखा जाए, कि वो गवर्नमेंट मेक ना कर सके, एक्सक्लूड किया जाए, उसको इस प्रोसेस से निकाला जाए ताकि वो कभी भी इक़्तिदार में मुसलमान ना आ सके, ना मुस्लिम लीग की शक्ल में और ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में। The Congress leaders had come to know that the Muslim League had got roots in the masses. कांग्रेस लीडर्स को यह बात पता थी कि मुस्लिम लीग जो है ना मैसेज अवाम के दिलों में घर कर गई है। बहुत से बेशक इलेक्शन में इसकी मेजोरिटी कहीं भी नहीं हुई है, इसकी मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट कहीं भी नहीं फॉर्म हुई, लेकिन फिर भी लोग इसको जो इमोशनल सपोर्ट्स है ना मुसलमानों की, बड़े सगीर के मुसलमानों की, वो मुस्लिम लीग के साथ है। ये उनको पता चल गया था कि गॉट रूट्स के इसने अपनी जड़ें जो गाड़ ली हैं मुसलमानों के दिलों में अवाम तक, ठीक है, मुस्लिम लीग ने। तो उन्होंने फिर क्या किया, दे स्टार्टेड मुस्लिम मैस कॉन्टैक्ट मूवमेंट टू डिफेम द मुस्लिम लीग इन देयर फेवर। मुस्लिम मैस कॉन्टैक्ट उन्होंने एक मूवमेंट शुरू की। इसमें क्या करते थे, मुस्लिम लीग को डिफेम करते थे, बदनाम करते थे अपनी फेवर के लिए। They were making cultural and educational policies that promote the Hindu culture and shambles in the name of Indian culture. एजुकेशन पॉलिसी और कल्चरल पॉलिसी ऐसी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई जो हिंदू कल्चर को प्रमोट करती थी और इंडियन जो कल्चर है उसको प्रमोट करती थी, उसके सैम्बल्स थे उसमें, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करता था उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका पॉलिसीज जो भी थी, कल्चर सिस्टम सारा का सारा। और क्या किया उन्होंने, दे इंट्रोड्यूस बंदा मातरम एंथम फ्रॉम एंथम इन द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑफिसेज एक्सेट्रा। जैसे हमारे ने नेशनल एंथम पढ़ा जाता, कौमी तराना, तो उन्होंने बंदा मातरम जो उनका तराना था हिंदुओं का कुछ ऐसा होता था, तो वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा जाता था, इवन कि ऑफिसेज में भी ये पढ़ा जाता था। द हिंदू लैंग्वेज वॉज गिवन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट इन देयर पॉलिसीज़। हिंदू लैंग्वेज को उनकी सारी पॉलिसीज़ में टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंस दी गई, सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई। वर्दा एजुकेशनल स्कीम वाज टू कन्वर्ट मुस्लिम इनटू हिंदूज थ्रू प्राइमरी एजुकेशन लिटरेचर। प्राइमरी लेवल पे, छोटे लेवल पे जो लिटरेचर पढ़ाया जाता था ना बच्चों को, पता है ना, छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनकी वो तरबियत के दिन होते हैं, वो उनकी वहाँ से उनकी जो तरबियत है वो डेवलप होती है। तो अच्छा, प्राइमरी लेवल पे उनको ऐसा लिटरेचर, ऐसा एजुकेशनल सिस्टम पढ़ा दिया गया, ये वाला वर्दा एजुकेशन स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई। इसके ज़रिए क्या होता था, मुसलमानों के बच्चों को हिंदुज़म में कन्वर्ट किया जाता था। यानी कि छोटे बच्चे होते हैं, उनका अकीदा अकाईद इतने मजबूत नहीं होते, उनके कच्चे ज़हन होते हैं, तो उस लेवल पे उनको ऐसा लिटरेचर, ऐसी तालीम दी जाती है जिससे वो हिंदू बन सके, हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो सके। प्रोजेक्शन ऑफ हिंदू हीरोज़ लाइक गांधी एंड डिस्टॉर्शन ऑफ मुस्लिम हिस्ट्री बिकम देयर मॉरल क्रीड। उनका अखलाकी ज़ाब्ता ये बन गया था कि जो हिंदुओं के हीरो हैं जैसे गांधी वगैरह, उनको प्रमोट किया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, और जो मुसलमानों की हिस्ट्री है उसको डिस्टॉर्ट किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए बच्चों के सामने। यानी कि मुसलमानों की हिस्ट्री की तजलील की जाती है और हिंदुओं के जो लीडर्स हैं, उनके जो सो कॉल्ड हीरोज़ हैं, उसको बढ़ा चढ़ा कर बच्चों के सामने पेश किया जाता है। ज़ाहिर है बच्चों के छोटे दिमाग होते हैं, वो फिसल जाते हैं, वो तो यही समझते होंगे ना कि हमारी हिस्ट्री में कोई है ही नहीं ऐसा, तो ये हिंदुओं की हिस्ट्री अच्छी है, तो वो हिंदुइज्म की तरफ कन्वर्ट उन्हें करने के लिए ये सारे हथियार यूज़ किए गए। दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस ऑफ और न्यू रिक्रूटमेंट्स फॉर जॉब्स। जो नई जॉब्स या नई सर्विसेज उन्होंने, रिक्रूटमेंट ऑफ जॉब का मतलब होता है सिलेक्शन फॉर जॉब, जो जॉब्स के लिए भर्तियां नहीं की करनी थी या सर्विसेज के लिए, उसमें क्या उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की डिस्क्रिमिनेशन की, यानी कि डिस्क्रिमिनेट ऐसे किया कि हिंदुओं को आगे लाए, मुसलमानों के पीछे किया। ये ना बच्चों आपसे पूछा भी जा सकते हैं कि कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी वो क्या थी 37 के इलेक्शंस के बाद, तो ये सारी आपने लिखते नहीं है, ये है तो लॉन्ग क्वेश्चन ही, लेकिन शॉर्ट में पूछा जा सकता है, तो इसको आपने नेट शेल में 1-2 लाइन में शॉर्ट में लिख देना है, लॉन्ग में आएगा तो फिर आपने सारा लिख देना है। तो आपने देख लिया ये किस तरह मुसलमानों के खिलाफ ज़ाहिरी भी जारी थी और वैसे तो थी मुसलमानों के खिलाफ। द कांग्रेस मिनिस्टर्स अडॉप्ट ओवरऑल नेगेटिव एंड क्रूल एटीट्यूड। ओवरऑल उनका मनफी और जालमाना एटीट्यूड था मुसलमानों के लिए, स्पेशली टुवार्ड द मुस्लिम एक्टिविस्ट। मुस्लिम एक्टिविस्ट थे खासतौर पे, उनकी तरफ उनका क्रूअल और नेगेटिव एटीट्यूड था। देयर अनजस्ट ट्रीटमेंट कंपेल द मुस्लिम टू बी डिसिप्लिन्ड इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। उनका जो अनजस्ट ट्रीटमेंट था, गैर मुनसिफाना सलूक था मुसलमानों के साथ, उसने मुसलमानों को कंपेल किया कि वो एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ में अपनी नुमाइंदगी खुद करें, खुद अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में जागें और वो देखें कि उन्हें क्या करना है, क्या उनके लिए बेहतर है, कौन सी उनके लिए जमात बेहतर है। कांग्रेस का तो वो असल चेहरा देख चुके थे यहाँ पे। अच्छा, मुस्लिम रिस्पॉन्स अब क्या थी इन पॉलिसीज़ को। द मुस्लिम्स वर वेल अवेयर ऑफ द थियोक्रेटिक इंक्लाइनेशन ऑफ द हिंदू पीपल
मीन्स कांग्रेस मुसलमान जो थे वो कांग्रेस का रवैया देख चुके थे, इससे वो अवेयर थे, आगाह थे। थ्योक्रेटिक इंक्लिनेशन कहते हैं कि किसी की तरफ मुकम्मल झुकाव होना, झुक जाना। तो कांग्रेस का क्योंकि झुकाव हिंदुओं की तरफ था, हिंदू पीपल्स की तरफ था, वो मुसलमान उससे अवेयर थे, वो देख चुके थे। दे अरेंज अ क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द गवर्नमेंट, उन्होंने क्लोज अरेंज मॉनिटरिंग गवर्नमेंट अरेंज की। दे पब्लिसाइज देयर पॉलिसीज एंड रेज द इश्यूज, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को पब्लिसाइज किया, यानी कि पब्लिकली उसको उनको आप कह सकते हैं कि उनको पब्लिकली प्रमोट किया, पब्लिसाइज किया और अपने इशू को रेज किया। द मोबिलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑन दीज मैटर्स रिक्वायर्ड कीन प्रोब टू कलेक्ट द ओरिजिनल फैक्ट्स ऑफ द हिंदू एट्रोसाइट्स। हिंदू एट्रोसाइट्स कहते हैं हिंदुओं के जो मुजालिम थे मुसलमानों के लिए। अच्छा, तो उन्होंने तशहीर की, मुसलमानों ने इन पॉलिसीज़ को रेज़ किया। तो द मोबिलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों की मोबिलाइजेशन के लिए, उनको मुतहरिक होने के लिए इन मामलात पर रिक्वायर्ड कीन प्रोब कहते हैं कि गहरा मुशाहिदा, गहरे मुशाहिदे की उन्हें कीन प्रोब की ज़रूरत थी इन मामलात में मुतहरिक होने के लिए। द ओरिजिनल फैक्ट्स ऑफ द हिंदू एट्रोसाइट्स, वो कीनली ऑब्जर्व करते, कीन प्रोब रखते, तब भी वो हिंदुओं के जो मुजालिम थे उनकी तरफ उसका ओरिजिनल फैक्ट, उसको आउटकम कर सकते, उसको वो गवर्नमेंट के सामने रख सकते थे। क्योंकि मुसलमानों ने अपने मसाइल को रेज़ किया, पब्लिसाइज किया, किस वजह से गवर्नमेंट के सामने, कि गवर्नमेंट को पता चले हिंदुओं की पॉलिसियाँ कैसे मुसलमानों के खिलाफ हैं ज़ाहिरी तौर पर भी। तो उनको कीन प्रोब की ज़रूरत थी ताकि वो उनकी जो पॉलिसीज़ थी, उन हिंदुओं के मुजालिम थे, उसका ओरिजिनल फैक्ट जो है वो उसको आश्कार कर सकते हैं। द पर्पल रिपोर्ट On March 28, 1938, the Council of Muslim League appointed an 8-member committee under the presidentship of Raja Sayyid M. Mehdi of Pirpur that presented its report on November 15, 1938. इस डेट को मुस्लिम लीग ने एक कौंसल बनाई, 8 मेंबर पे मुश्तमिल एक कमेटी, मुस्लिम कौंसल ने 8 मेंबर्स पे मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी। उसके प्रेसिडेंट ये थे और उसका पर्पस क्या था, ये पिरपुर एक एरिया है उससे ये ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए इसको पिरपुर रिपोर्ट कहा गया। अच्छा, वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट, वो प्रेसिडेंट थे कमेटी के, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 15, 1938 को पेश की। इसमें क्या था रिपोर्ट में, इट ट्राइड टू डिग आउट द क्रूएल्टीज ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर्स इन 7 प्रोविंसेस। 7 प्रोविंसेस में 6 तो मेजोरिटी वाले होंगे, एक कोलिशन वाला आई थिंक होगा। तो 7 प्रोविंसेस में जो कांग्रेस की पॉलिसीज़ थी, क्रूअल पॉलिसीज़ थी, जालिम जो मुसलमान मजलूमा पर कांग्रेस की जालिम पॉलिसीज़ थी, उनको डिग आउट करने की कोशिश की, उनको कीनली ऑब्जर्व, कीनली एक्सप्लेन करने की, यानी कि उनको डिग आउट का मतलब है खोदने की। डिग आउट करना वैसे खोदना होता है, इसका जो असल मतलब है, लेकिन इसका इधर यहाँ मतलब ये आएगा कि उन पॉलिसीज़ को नुमाया करने की कोशिश की लोगों के सामने अपनी रिपोर्ट में। द रिपोर्ट टुक अप द कांग्रेस सपोर्ट टू द राइवल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस। रिपोर्ट ने कांग्रेस की सपोर्ट हासिल की राइवल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी वो कांग्रेस की जो राइवल थी उनकी, टू द राइवल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कांग्रेस की सपोर्ट हासिल की। इंटिमिडेशन एंड थ्रेट्स टू प्रो मुस्लिम लीग पीपल, यानी कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, इंटिमिडेशन कहते हैं मुसलमान, धमकियाँ जो उनको मिल रही थी, धमकियाँ और साइसें, थ्रेट्स भी धमकियाँ होती हैं, ख़तरात जो होते हैं। प्रो मुस्लिम लीग के जो लोगों को धमकियाँ, ख़तरात, खदशात और जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेट्स प्रॉब्लम थी वो इस रिपोर्ट में हुई। लेकिन बच्चों ये बात एक ऑपोजिट है कि द रिपोर्ट टू कब तक कांग्रेस सपोर्ट हासिल की। कांग्रेस सपोर्ट इसने हासिल क्यों की? क्योंकि ये कांग्रेस की क्रूएल्टीज़ को ये रिपोर्ट तो जाहिर कर रही थी ना 7 प्रोविंसेस में, तो फिर इसने कांग्रेस की सपोर्ट कैसे हासिल कर ली। आई थिंक यहाँ आना चाहिए कि डिड नॉट टू कब तक कांग्रेस डू नॉट टेक अप द कांग्रेस सपोर्ट, कि कांग्रेस की सपोर्ट इसने ना ली, क्योंकि मुसलमानों की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनके धमकियाँ जो लगाते थे, उनको थ्रेट्स थे मुसलमानों के। प्रो मुस्लिम लीग पीपल, मुस्लिम लीग के से मुंसलिक जो लोग थे, मुस्लिम लीग के हामी जो लोग थे, उनके लिए रिपोर्ट्स थी ना, क्योंकि कांग्रेस की तो क्रूएल्टीज़ को वो जाहिर कर रही थी, तो कांग्रेस की सपोर्ट कैसे उसने टुकअप कर ली। ये लाइन ना इधर थोड़ी अपोजिट है या इधर कोई मिस्टेक आई थिंक सो, ऐसा है इसमें। ओके वेल, नेक्स्ट देखते हैं द शरीफ रिपोर्ट मार्च 1938। द मुस्लिम लीग डिप्यूटेड मिस्टर शरीफ विद मेंबर्स टू इन्वेस्टिगेट द इनजस्टिसेस अंडर द डिक्टेटोरियल रूल ऑफ द हिंदूज। हिंदुओं का जो डिक्टेटरशिप वाला रूल था, डिक्टेटोरियल रूल था, यानी कि आमराना निज़ाम था, गैर मतलब इनजस्टिस कहते हैं ना, गैर मुनसिफाना, इंसाफ के तकाज़ों पर मबनी ना, जो उनका जो आमराना निज़ाम था ना, डिक्टेटरशिप वाला निज़ाम था हिंदुओं का, वो इंसाफ के तकाज़ों पर मबनी नहीं था। इस निज़ाम को, इस रूल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मुस्लिम लीग ने एक वफद मिस्टर शरीफ के साथ उनकी मेंबरशिप में एक कायम किया, डिप्यूट किया।
और उन्होंने क्या किया, दिस रिपोर्ट मेनली कलेक्टेड द फैक्ट्स, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, उन्होंने उनके मेंबर्स ने जो डिप्यूटेड किए गए थे मुस्लिम लीग की तरफ से, उस रिपोर्ट में क्या था, मेनली कलेक्ट द फैक्ट्स कंसंट्रेटिंग ऑन इल ट्रीटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विद मुस्लिम इन बिहार। ये बिहार सूबा जो बिहार था, ख़ासतौर पे बिहार प्रोविंस में मुस्लिम मुसलमानों के साथ जो इल ट्रीटमेंट था, बुरा सलूक था कांग्रेस का, उसका जाहिर करती थी। यानी कि ये तो हमने कहा ना 7 प्रोविंसेस में क्रूअल जो पॉलिसीज थी, क्रूअल्टी थी कांग्रेस की मुसलमानों की तरफ, वो बताती थी, लेकिन ये सिर्फ स्पेशली बिहार प्रोविंस के बारे में बताती थी। ठीक है, इसको हम हाईलाइट भी कर सकते हैं, ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि बिहार प्रोविंस में जो मुसलमानों का हिंदुओं के साथ सलूक था उसको जाहिर करने के लिए कौन सी स्पेशली रिपोर्ट जो थी वो आई थी, इल ट्रीटमेंट। वैसे तो सारी ऊपर वाली रिपोर्ट तो ओवरऑल होगी 7 प्रोविंसेस के लिए, लेकिन स्पेशली बिहार के लिए ये शरीफ रिपोर्ट थी 1939 की। नेक्स्ट है फजलुल हक रिपोर्ट, दिसंबर 1939। A.K. Fazlul Haq published a pamphlet entitled Muslim Suffering Under the Rule of Congress। पम्फलेट उन्होंने पब्लिश किया जिसका टाइटल था कि मुसलमान कांग्रेस के रूल में सफ़र कर रहे हैं, मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं, तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। एंड मेड मैनी अलार्मिंग रेवलेशंस, उन्होंने बहुत सी अलार्मिंग सिचुएशन, ख़तरात मुसलमानों के लिए उसका इजहार किया अपने इस पम्फलेट में। दैट इज फॉर एग्जाम्पल फॉरबिडिंग ऑफ अजान, अटैक्स इन मॉस्क। तो क्या क्या अलार्मिंग सिचुएशन जो मुसलमानों के लिए थी कांग्रेस के रूल में, उनको अजान से मना किया जाता था, उनकी मसाजिद पर अटैक्स किए जाते थे, नाइसली पोसेशन ऑफ द हिंदू स्कैंडल्स, हिंदू स्कैंडल्स, फॉरबिडिंग ऑफ द काउ स्लाटर एक्सेट्रा। काउ स्लाटर गाय की कुर्बानी, उससे मना किया जाता था मुसलमानों को। और हिंदुओं के प्रोसेशंस चलते थे, नॉइसी प्रोसेशंस कहते हैं जुलूस को, जो हिंदुओं के शोर मचाते हुए, नारे लगाते हुए उनके जुलूस चलते थे हिंदू स्कैंडल्स के, वो भी मुसलमानों को ज़ाहिर तकलीफ देते थे, उनकी इबादत में खलल आता था। दिस पम्फलेट रिस्पॉन्डेड द इंडिक्टमेंट्स बाय द कांग्रेस ऑन द मुस्लिम्स। इंडिक्टमेंट या इंडाइसमेंट कहते हैं बच्चों फर्द जुर्म आयद करने को, यानी कि इस पम्फलेट ने रिस्पॉन्ड किया फर्द जुर्म आयद किया बाय द कांग्रेस ऑन द मुस्लिम। कांग्रेस ने मुसलमानों पर जो फर्द जुर्म आयद किया था ना, मुसलमानों को मुजरिम ठहराया था, उस बात का रिस्पॉन्स किया इस पम्फलेट ने, बल्कि बताया कि मुसलमान नहीं, हकीकत में कांग्रेस जो है मुजरिम है मुसलमानों की। ये सारी बातें मुसलमानों को, ये मसाइल जो उसने आयद किए हुए हैं अपनी गवर्नमेंट में मुसलमानों के लिए। All the reports describe the Congress government as an attempt to create हिंदू राज। सारी रिपोर्ट्स यही वाज़ेह करती थी कि कांग्रेस की कोशिश है वो हिंदू राज क्रिएट करें, अपना जालिमाना निज़ाम मुसलमानों पर कायम करें, हिंदू राज क्रिएट हो। दैट वांटेड टू ओवरवेलम द मुस्लिम कल्चर एंड देयर आइडेंटिटी, मुसलमान के कल्चर को और उनकी आइडेंटिटी, उनकी शनाख्त को मगलूब करने की कोशिश की जा रही थी इस हिंदू राज में। इट वॉज अ रिगरस थ्रेट टू द मुस्लिम्स इंटरेस्ट, मुसलमानों को इंटरेस्ट के लिए, उनके राइट्स के लिए ये रिगरस थ्रेट था, एक बहुत बड़ा ख़तरा था। रिगरस यानी कि बड़ा ख़तरा था मुसलमानों के लिए, उनकी आइडेंटिटी के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके राइट्स के लिए, और उनकी उसकी डेफिनेटली प्रोटेक्शन के लिए भी। मुस्लिम लीग एक्टिविज़म, अब मुस्लिम लीग का क्या किरदार था इसमें? मुस्लिम लीग हाईलाइटेड द इश्यूज़ एंड मोबिलाइज द मुस्लिम्स टू काउंटर दैम एजुकेटली। मुस्लिम लीग ने इन इश्यूज़ को हाईलाइट किया, रेज किया और मुसलमानों को मुतहरिक किया कि वो इसको काउंटर करें, अपने मसाइल का सामना करें एडुकेटली, अच्छे तरीके से। इट रीऑर्गेनाइज द मुस्लिम कम्यूनिटी टू कूप विद द सिचुएशन, मुस्लिम कम्यूनिटी को दोबारा से मुनज़्ज़म किया मुस्लिम लीग ने इस सूरत हाल का सामना करने के लिए, सूरत हाल से मेटअप करने के लिए, कूप अप करने के लिए। द मुस्लिम लीग अरेंज इट्स सेशन एट लखनऊ इन अक्टूबर 1937। मुस्लिम लीग ने अपना एक सेशन, एक इजलास बुलाया लखनऊ में अक्टूबर 1937 में। मैनी प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक फजलुल हक पार्टिसिपेटेड इन द सेशन, वाइल सिकंदर हयात एंड सादुल्ला अनाउंस्ड द सपोर्ट टू द मुस्लिम लीग। तो फजलुल हक ने भी पार्टिसिपेट किया इस सेशन में, और बहुत से जो लीडर्स थे सिकंदरुल हयात और सादुल्ला, इन्होंने अपनी सपोर्ट मुस्लिम लीग के साथ जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो हमारी हमदर्दियाँ मुस्लिम लीग के साथ हैं, मुस्लिम लीग के साथ हैं। द मुस्लिम लीडर्स शेड अ शार्प क्रिटिसिज्म ऑन द कांग्रेस पॉलिसीज, शदीद तनकीद की मुस्लिम लीडर्स ने कांग्रेस की पॉलिसीज़ पर। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रिडक्शन ऑफ स्टेटस ऑफ उर्दू एंड अदर मुस्लिम रिलेटेड इशूज़, उर्दू का स्टेटस लो करने के लिए, उर्दू का जो मयार था उसको गिराने के लिए, हिंदुओं के जो पॉलिसीज़ थी और जो मुसलमानों के मसाइल थे उसके रिलेटेड हिंदुओं की जो पॉलिसी थी उनके अगेंस्ट इन लीडर्स ने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। दे क्रिएटेड रियलाइजेशन अमंग द मुस्लिम्स, उन्होंने मुसलमानों के दरमियान ये रियलाइज़ उन्हें कराया, ये उजागर करवाया, उनको अवेयरनेस ये उनके दरमियान राइज़ की, किसके बारे में? ऑफ व्हाट कैन हैपन अंडर द कांग्रेस रूल,
कि कांग्रेस रूल के में क्या क्या हो सकता है, यानी कि मुसलमानों को कौन कौन से खतरात हैं, किस हद तक कांग्रेस जा सकती है मुसलमानों को गिराने के लिए और अपना रूल हिंदू राज कायम करने के लिए। ये उन्होंने बताया मुसलमानों को, इस चीज़ से रियलाइज़ करवाया मुसलमानों को। एंड अर्ज फॉर सीरियस थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, और मुसलमानों को अर्ज किया, उभारा इस बात पे कि वो अपने फ्यूचर के बारे में सीरियस हो जाएं, सीरियस थिंकिंग करें अपने फ्यूचर के बारे में, अपने सियासी मुस्तकबिल के बारे में, और आइनी जो अरेंजमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट्स हैं, उसके बारे में भी, जो मुसलमानों के हक़ में तो ज़ाहिर है बिल्कुल भी नहीं था, ना उनका फ्यूचर नज़र आ रहा था उस वक्त सिक्योर, और ना कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट्स उनके राइट में थी। They unearthed the real objectives of the Congress and urged the need of unity among the Muslim under the banner of Muslim League. उन्होंने कांग्रेस के जो रियल ऑब्जेक्टिव्स थे उसके जो कि वही थे ना, उसका रियल ऑब्जेक्टिव हिंदू राज कायम करना, कांग्रेस तो यही चाहती थी। वो मुसलमानों के सामने उसका असली चेहरा वाजे किया और मुसलमानों को इस बात की हदायत की कि वो मुस्लिम लीग के झंडे तले सारे के सारे जमा हो जाएं, मुस्लिम यूनिटी बना लें अंडर द बैनर ऑफ मुस्लिम लीग, अंडर द फ्लैग ऑफ मुस्लिम लीग। फिर क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में स्टार्ट हो गई, प्रूव्ड ब्लेसिंग फॉर द मुस्लिम इन अ सेंस दैट द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन नवंबर 1939। मुसलमानों के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार वैसे तो एक मुसीबत ही थी ज़ाहिर है सबके लिए, लेकिन मुसलमानों के लिए एक ब्लेसिंग साबित हुई। कैसे भला, कि कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी ना, सब ने रिज़ाइन कर दिया नवंबर 1939 में, एज अ प्रोटेस्ट उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कांग्रेस ने सारी की सारी मिनिस्ट्रीज़ को, क्योंकि वो अंडर ब्रिटिश थी, तो ब्रिटिश ने ज़ाहिर है वर्ल्ड वार जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसमें वाज़ेह तौर पर हिस्सा लिया था, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करते हुए सारी पॉलिसीज़ को रिज़ाइन कर दिया, मतलब मुसलमानों की जान छूट गई कांग्रेस से। द मुस्लिम्स ऑब्जर्व डे ऑफ डेलीवरेंस ऑन दिसंबर 22, 1939, यानी कि मुसलमानों ने इस दिन को योम नजात मनाया। द मुस्लिम लीग रीडिफाइन द पोजीशन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू के दौरान मुस्लिम लीग ने अपनी पोजीशन दोबारा रीडिफाइन की, खुद को दोबारा नुमाया किया मुसलमानों की तरफ से। दे एक्सप्रेस देयर एंथुसिज्म दैट नो कॉन्स्टिट्यूशन टू बी इम्फोर्स विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द मुस्लिम। उन्होंने अपने इस जज्बे को इजहार किया, ये एक्सप्लेन किया कि मुसलमानों की कॉन्सेंट के बगैर, मुसलमानों की रज़ा और मर्ज़ी के बगैर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी लॉ, कोई भी आइन बरसगीर में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जाएगा। They eradicate their organizational weakness and define their objectives, keeping the experiences of the Congress ministries. उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस थी, यानी कि तंजीमी जो वीकनेस कहते हैं ना, लैक्स को, कमियों को, उनकी तंजीमी कमज़ोरियाँ थी, तंजीमी कमियाँ जो थी मुस्लिम लीग की, उन्होंने उसको एरेडिकेट किया, ख़त्म कर दिया, और अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल को रीफाइन किया, इस्लाह की उनको दुरुस्त किया। कीपिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, ये जो हमने अभी पीछे पढ़ी, कांग्रेस मिनिस्ट्री में का जो उनका एक्सपीरियंस था, उसके दौरान जो बात उन्होंने मुशाहिदा की थी, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने गोल को सेटल किया और सारा कुछ ठीक किया। ठीक है बच्चों, दैट्स फॉर दिस लेक्चर। थोड़ा डिफ़िकल्ट था लेकिन इसने, अच्छा बताऊं कि पहले आप कैसे हम ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं ना, कि पहले जो कायदे आज़म है वो भी मुस्लिम हिंदू यूनिटी के हामी थे, उसके बाद उन्होंने डिज़ाइन कर दिया किस किस बातों पे उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। फिर कांग्रेस ने पहले मुसलमानों के साथ क्या शुरू किया, तहरीक खिलाफत में, और उसके बाद मतलब हिंदुओं की चालाकियाँ एक एक करके मुसलमानों पे वाजिया होती जा रही थी। इसीलिए हमने पढ़ा कि मुस्लिम लीग जो है उसका गोल भी चेंज होकर, उसका एम्स पहले तो थे ना कि मुसलमानों को सेफ गार्ड दिलाना, कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड और राइट्स दिलाना, लेकिन उसके बाद उसका भी गोल चेंज होकर मुस्लिम लीग का क्या आ गया, सेपरेट स्टेट की तरफ आ गया। तो अब ये सारी बातें यही वाजे कर रही हैं कि मुसलमानों ने उन्होंने यानी कि तशद्दुद या मजबूरी या कुछ ऐसा नहीं था, बल्कि उनको मजबूर किया जा रहा था कि वो अपना ये वाला मुतालबा, उनका जायज़ मुतालबा पूरा किया जाए, कौन सा, सेपरेट स्टेट वाला। इसीलिए वो पूरा किया गया, और फिर बाद में कायदे आज़म की जो लीडरशिप में मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह 47 में पाकिस्तान हासिल कर लिया। ठीक है बच्चों, ये ग्रेजुअली आपको ना स्टेप बाय स्टेप पढ़ा के और आगे आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान मूवमेंट की तरफ लाया जाएगा, और फिर पाकिस्तान और उसका कॉन्स्टिट्यूशन हम आगे सारा इंशाल्लाह कवर करेंगे अपने पाक स्टडीज़ में। आपने ये सारी बातें पढ़ी भी होंगी छोटे लेवल पे भी, लेकिन इतनी डिटेल से जैसे इधर दी गई हैं, और आई थिंक सो, बल्कि आई एम श्योर कि जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ऐसे पहले आपको किसी ने समझाया नहीं होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका कंटिन्यू करेंगे हम आगे भी, सारा आपका फाइनल टर्म तक सारा सिलेबस इंशाल्लाह कवर होगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, और जो मैं आपको पढ़ाती हूँ आप उसके कंसेप्ट ग्रैस्प करें। आप कोशिश ये करें कि अगर आपको इससे हट के भी कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, मतलब एज इट इज़ जैसे सारा वाजे लिखा हुआ वैसे क्वेश्चन नहीं आता, कोई कंसेप्चुअल आ जाता है, तो आपके जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आप उसको अपनी वर्डिंग में लिख सकें, आप उसको लिख सकें। आप ये कोशिश करें इस तरह ग्रैस्प किया करें कॉन्सेप्ट, कि आप खुद से भी लिख सकें, ऐसे अंडरस्टैंड किया करें इसको। ठीक है, बाकी जो वाजे बातें हैं सारी वो तो लिखी हुई हैं, तो आप इसको तकरीबन थॉरोली सारे को याद करने की एज इट इज़ तो ज़रूरत नहीं है। डेट्स को मेमोराइज़ करना है आपने एज इट इज़, और जो
मोटी मोटी बातें हाईलाइट होती हैं वो, और बाकी सारे को आपने पढ़ना ऐसे है कि अगर आपको लिखना पड़ जाए, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो, कंसेप्ट अच्छी हो, आप लिख सकें उसको। ओके बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।